Good morning, dear students. Today we are going to discuss preparation of colloidal solution. तो कोलाइडल सॉल्यूशन को मेजर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। उसके प्रिपरेशन को मेजर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक तो आपका है डिस्पर्जन मेथड और दूसरा है आपका कंडेंसेशन या फिर इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड। तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन मेथड है इसके तीन पार्ट है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है। एक तो आपका है केमिकल डिस्पर्जन, दूसरा है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या इसी को ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आपका है डिस्पर्जन बाय थर्ड सब्सटेंस या फिर इसी को कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो ये सारे के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड तो बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्पर्जन मेथड की बात कर रहे थे और फिर इसके बाद अगर बात करें कंडेंसेशन मेथड बाय केमिकल रिएक्शन, तो इसमें हम 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला है डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक बात हम आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लायोफोबिक कोलाइड्स की करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन को नहीं किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिकल डिस्पर्जन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन को। देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं इनके जो साइज होते हैं वो 10 रेज़ टू पावर 3 नैनोमीटर से बड़े रहते हैं। लेकिन एक इसमें क्रेशर्स मशीन होती हैं, वो क्रेशर्स मशीन जो होती है वो इन पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर देती है। इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस तरह से ब्रेक कर देती है। तो इन पार्टिकल का जो साइज होता है, ये रेंज जो होती है वो 1 नैनोमीटर टू 10 रेज़ टू पावर 3 नैनोमीटर के बीच के होते हैं और इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन में यानी कोलाइडल पार्टिकल में बदल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसको भी एक बार देख लिया जाए। देखिए इसमें क्या करते हैं कि दो इस तरह से रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आटे की जो चक्की होती है तो उसमें इस तरह के एक पार्ट ऊपर रहता है और इसी तरह से एक पार्ट यहाँ पर जो है नीचे रहता है। ये तो एक पार्ट हम इस तरह से बना रहे हैं, एक पार्ट ये रहा और फिर इसके बाद इसमें एक दूसरा पार्ट भी होता है और वो दूसरा पार्ट इस तरह से देख लें ऐसे लगा रहता है और ऊपर ये रोटेट करता है इस तरह से इस पर। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग आटे की चक्की को देखें तो जो गेहूं है आपका वीट है वो ऊपर से डालते हैं और यहाँ पर आकर पिसने लगता है और यहाँ पर पिसकर इस तरह से हमें क्या मिलता है, आटा मिल जाता है। गेहूं आटे के पाउडर में चेंज हो गया। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जिसे जो कोलाइडल जो आपके बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं उन बड़े बड़े पार्ट्स को इस चक्की के अंदर डाला जाता है। फिर इसके बाद ये जो ऊपर का जो पार्ट आप देखते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और नीचे का जो पार्ट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिससे कि जो कोलाइडल पार्टिकल जो बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल में टूट जाते हैं जिनका जो साइज होता है बता चुके हैं वो 1 नैनोमीटर टू 10 रेज़ टू पावर 3 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बना लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल को।
अब ये जो मेथड है ये मैकेनिकल मेथड कहलाता है, मैकेनिकल मेथड। अब इसके बाद मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड एक्चुअली में। अब इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, और दूसरा जो मेथड है, दूसरा यहाँ पर जो मेथड है वो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड है, या इसी को कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, इसको देखिए। इसमें सबसे पहले तो करते क्या है ब्रेडिक्स आर्क मेथड में, देखिएगा। द मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल। स्पेशली क्या करते हैं, जो मेटल के कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो इस मेथड से बनाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है। तो पर्पल ऑफ कैसियस, ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो गोल्ड के कोलाइडल सोल्यूशन को पर्पल ऑफ कैसियस भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहली बात कि ब्रेडिक्स आर्क इक्वेशन से, सॉरी ब्रेडिक्स आर्क मेथड से, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से किस टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन को बनाया जाता है। तो मेटल जो सॉल होते हैं, सॉल टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन को बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसके अंदर। तो जिस मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखिए एक पॉट होती है, ये आप पॉट देख रहे हैं। इस पॉट के अंदर ये वाटर फिल किया जाता है, ये वाटर है अंदर। और फिर इसके बाद इसमें जिस मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना होता है उसके ये रॉड अंदर डाल देते हैं। ये रॉड आप देख रहे हैं, ये रॉड अंदर डाल देते हैं और उनको इस तरह से इलेक्ट्रिक से आगे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक को पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से पास करते हैं, तो फिर होता है यहाँ पर एक स्पार्क, इस तरह से एक चिंगारी निकलती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट इस मेटल को मेल्ट कर देती है, मेटल को मेल्ट कर देती है। अब वाटर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि ये जो गोल्ड है, मान लीजिए कि गोल्ड सॉल्व बना रहे हैं, तो ये गोल्ड रॉड होंगी, फिर ये गोल्ड जो है ऊपर की तरफ वेपोराइज हो जाएगा। तो सोल्यूशन फिर कहाँ मिला, जब वेपोराइज हो गया। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसको आइस पॉट में रखते हैं, कोल्ड आइस पॉट। इसके अंदर इस तरह से ये आइस भरा रहता है, ये आइस इस तरह से भरा रहता है, आइस भरा रहता है। तो आइस क्या करता है, यहाँ पर इस मेटल को, ये जो मेटल का जो छोटा सा पार्टिकल है उसको कूल डाउन कर देता है, और कूल डाउन करने के बाद इसको नीचे की तरफ इस तरह से सेटल कर देता है, और नीचे की तरफ इस तरह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बैठने लगते हैं। तो अभी भी ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए फिर इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, KOH। ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। देखिए तो कैसे प्रोड्यूस करेगा ये स्टेबिलिटी। देखिए ये सिल्वर पार्टिकल है आपका, Ag है। तो Ag क्या करता है, अपनी सरफेस पर OH माइनस को एडजॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर OH माइनस को एडजॉर्ब करा देते हैं। देखिएगा इस तरह से OH माइनस को इस तरह से अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, माइनस माइनस या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से ये इसको एडजॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद एक दूसरा, इसमें बहुत से सिल्वर पार्टिकल हैं, और भी जो सिल्वर पार्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पर देख एक और बना लेते हैं, Ag। ये सिल्वर पार्टिकल ये भी क्या करता है, अपनी सरफेस पर इस तरह से OH माइनस को इस तरह से एडजॉर्ब कर लेता है।
OH माइनस या OH नेगेटिव को इस तरह से एडजॉर्ब कर लेता है। तो ये पार्टिकल जो है कुल मिला के, ये जो पार्टिकल है कुल मिलाकर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पार्टिकल भी कुल मिलाकर कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को फिर क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाटर के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर पूरे के पूरे सोल्यूशन में फिर इस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं और इस तरह से बन जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था, तो ये सोल्यूशन को स्टेबिलिटी देता है, जिससे सोल्यूशन जो है कोलाइडल सोल्यूशन में आसानी से चेंज हो जाता है। चलिए तो एक बार यहाँ पर पढ़कर देख लेते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यानी आर्क थ्रू इलेक्ट्रोड्स mode of desired metal. The metal is suspended through of water kept cooled by surrounding ice. Due to the intense heat, कभी आपको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, due to intense heat of the arc, the metal change into vapors which condense to form the colloidal particle. The apparatus consists of metal electrode dipped in cold bath. तो यही बातें हैं जो अभी आपको बताएगी कि किस तरह से यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट के। क्लियर? ओके। अगला मेथड है आपका कंडेंसेशन मेथड। एक इसमें और रह गया है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन मेथड की और भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या होती है पेप्टाइजेशन मेथड। देखिएगा पेप्टाइजेशन में क्या होगा, इसमें क्या करते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्या होता है समझ जाए। देखिएगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखिए प्रेसिपिटेट आपने देखा होगा कि जब बेरियम क्लोराइड में इस तरह से बेरियम क्लोराइड में जब H2SO4 मिलाते हैं तो हमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिलता है। BaSO4 का इस तरह से क्या मिलता है बेटा, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। प्रेसिपिटेट के लिए एरो इस तरह से नीचे लगा दिया जाता है, और गैस है तो एरो इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह का लगाते हैं। तो यहाँ पर एरो हम इस तरह का यूज़ कर रहे हैं। तो BaSO4 जब ये रहा बेरियम क्लोराइड, और इसके अंदर जैसे ही आप H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर जैसे ही डालते हैं, तो एक प्रेसिपिटेट जो है नीचे की तरफ इस तरह से बैठने लगता है। तो अब क्या होता है कि किसी भी तरीके से हमने क्या किया है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल ताज़ा प्रेसिपिटेट बनाया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर हमने, ये रहा फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है FeOH होल थ्राइस, इस तरह से FeOH होल थ्राइस, इसका हमने ये प्रेसिपिटेट बनाया है। प्रेसिपिटेट में जो पार्टिकल होंगे जाहिर सी बात है सेटल्ड होंगे नीचे की तरफ। अगर इनको पानी में डालें तो नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा जब तक कि इनको पूरे के पूरे डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स ना हो जाए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट होता है। पेप्टाइजिंग एजेंट यानी जैसे कि FeCl3 इसके अंदर मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद यही जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पार्टिकल है अपनी सरफेस पर FeCl3 में आपको मिलेगा फेरिक आयन मिलेगा, Fe3+ मिलेगा, और 3Cl- आपको मिलेंगे। तो ये क्या करता है, ये जो FeOH का होल थ्राइस जो पार्टिकल है, जो FeOH होल थ्राइस
का जो पार्टिकल है अपनी सरफेस पर Fe3+ को इस तरह से अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। और जब ये अपनी सरफेस पे यानी एडजॉर्ब करेगा Fe3+ को, तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो कुल मिला के ये जो कोलाइड है, कोलाइड का जो पार्टिकल है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे कि ये सारे के सारे डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं और बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो ये मेथड कहलाता है पेप्टाइजेशन मेथड। तो एक बार इसको देख लें फिर से। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है उसमें कोई पेप्टाइजिंग एजेंट मिलाकर उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना, यही कहलाता है पेप्टाइजेशन। तो फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है जिसमें फेरिक क्लोराइड एक पेप्टाइजिंग एजेंट मिलाया है जो कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको बदल देता है। क्यों बदल देता है तो अभी बता चुके हैं आपको। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये पार्टिकल है, इसमें Fe+3 मिलाएंगे तो Fe+3 क्या करेगा, इसकी सरफेस पे इस तरह से एडजॉर्ब हो जाता है, और जब एडजॉर्ब हो जाएगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरह से बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये था पेप्टाइजेशन मेथड। नाउ स्टार्ट केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में भी हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड बाय डबल डिकम्पोजिशन। देखिए डबल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं कि आर्सेनियस ऑक्साइड जो होता है वो H2S से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर बना देता है आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर आपका बाहर निकल जाता है। तो अगर सल्फाइड के अगर आपको कोलाइडल आपको सॉल्यूशन बनाने हैं, यानी आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो ये बनाया जा सकता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड के जरिए। अगला है बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन मेथड से याद रखिए जो हमारे मेटल जो होते हैं, गोल्ड, स्पेशली जो गोल्ड जो होता है, गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन यानी मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं बाय रिडक्शन मेथड से। तो कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं कि AuCl3 ऑरिक क्लोराइड होता है, स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे गोल्ड सॉल बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर SnCl4 बाहर निकल जाता है, स्टैनिक क्लोराइड इसको कहते हैं, बाहर निकल जाता है। तो हमें याद रखना है रिडक्शन मेथड से किस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, मेटल सॉल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन मेथड की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन मेथड के जरिए नॉन मेटल जो होते हैं उनके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सल्फर का बनाया जा रहा है। यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन की या SO2 की, H2S के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है, तो इस तरह से यहाँ पर सल्फर आपको मिलेगा। अगर आपने Br2 लिया है तो HBr निकलेगा बाहर, अगर आपने SO2 लिया है तो फिर इस तरह से आपका ये H2O बाहर निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मेथड से बेटा याद रखिएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो रिएक्शन है FeCl3 प्लस 3H2O गिव्स FeOH होल थ्राइस और प्लस 3H2O। चलिए तो ये थी प्रिपरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में देखिए कौन कौन सी यहाँ पर, या ऐसा करते हैं इनका प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं पहले, प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ते हैं। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं इसको देखिए। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में जो मेथड है, एक तो मेथड है आपका डायलिसिस है, एक है इलेक्ट्रोडायलिसिस और एक है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायलिसिस जो है, ये जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए डायलिसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज टू द मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। देखिए प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि अभी हम लोग जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते वक्त अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, तो वही इलेक्ट्रोलाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग करना होता है। तो अब अलग यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 मेथड अभी आपको बताए गए थे। एक तो डायलिसिस बताया गया था, देखिएगा, एक अभी आपको डायलिसिस बताया गया था, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक बताया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये मेथड अभी आपको यहाँ पर बताए गए। फिर इसके बाद इन मेथड्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायलिसिस को जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डायलिसिस क्या होती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रू ए parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। तो crystalloid substance whose solution can pass through filter paper as well as animal membrane are called crystalloid। देखिए क्या होते हैं, एक बार इसको जरा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कोलाइड नहीं क्रिस्टलॉइड होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, एक पर्चमेंट पेपर रहता है एक, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन एक रहती है, जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया जाता है, जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को इस तरह से लेते हैं। और लेने के बाद मान लीजिए ये है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, और इसके अंदर क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल भी होते हैं। अब ये क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं, इनका साइज जो है, क्रिस्टलॉइड का मतलब वही जो इलेक्ट्रोलाइट अभी मिलाया था, इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरह से छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और इस तरह से आपका जो कोलॉइड है वो ऊपर बना रहता है, और क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से नीचे चले आते हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पर फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, यही पर्चमेंट पेपर है। यही है पर्चमेंट पेपर, ये है आपका, ठीक है। अब यहां पर और देखें जरा, देखिएगा। अब क्या करते हैं, यहां पर इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बैग में, वही पर्चमेंट पेपर का एक बैग बना लेते हैं, उसके अंदर भरा हुआ होता है कोलाइडल सॉल्यूशन उसके अंदर जो है फिल किया गया होता है, उसको भरकर इस तरह से पानी में लटका देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, एक तरफ क्या करते हैं देखिएगा, एक तरफ यहाँ से पानी फ्लो करते हैं, और इस तरह से दूसरी तरफ पानी का फ्लो जो है बाहर निकालते रहते हैं। तो ये एक सिस्टम बना देते हैं यहाँ पर, जिससे कि सारे के सारे उसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे पानी के साथ बह जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड बाय डिफ्यूजन आपको बता ही चुके हैं, डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू ए parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, यहां पर ही दिखाई गई है।
द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज इन द मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। इसके बारे में हम पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर आगे देखें आप, एक होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो अभी आप डायलिसिस देख रहे थे, जो डायलिसिस जो है यहाँ से इम्प्योरिटी होती है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होता है। और जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये थोड़ा ये फास्ट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगाने की वजह से जो आयंस का जो मूवमेंट है वो और भी फास्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है। इन दिस मेथड द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज इन केस ऑफ डायलिसिस इज expected by applying electric current through two electrode, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास की जाती है। जैसे इस तरह से देख लीजिएगा, ये बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट है। इस तरह से देखिए, इसमें रहती है वही टंकी टाइप की जिसके अंदर पानी इधर से इंटर कराते हैं और यहाँ से पानी जो है इस तरह से बाहर निकलता जाता है। और इसी में एक बैग इस तरह से लटका देते हैं पर्चमेंट पेपर से। पर्चमेंट पेपर का होता है जिसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन इस तरह से भरा रहता है, क्रिस्टलॉइड भी रहता है। और यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव से, दूसरे को नेगेटिव से। तो इस तरह से इसमें जो आयंस होते हैं वो आयंस आसानी से तेजी से बाहर की तरफ खिंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस इसीलिए बहुत ही फास्ट है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसके बाद तो यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस का ही एक सिस्टम है। जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर ये दिखाएगा, ये इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। तो आसानी से आयंस को अपनी तरफ ये खींच रहे हैं और यहाँ से पानी के साथ ये इस तरह से वाटर के साथ आसानी से आयंस बाहर निकल रहे हैं। ऊपर भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बिल्कुल सेम ये इलेक्ट्रोड्स इस तरह से लगाए गए हैं। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, बैग के अंदर से, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, बैग के अंदर से जो क्रिस्टलॉइड के जो आयंस होते हैं, यानी यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसको इस तरह से फट से खींच लेगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर रहता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है उसको समझें। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि चलिए इसको ऐसे देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। इसमें देखिए एक नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर। अगर हम इस नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइड्स को अगर हम यहाँ पर फिल्टर करें तो इससे क्या होता है कि जो इसके होल से जो कोलाइड के जो पार्टिकल है वो निकल जाते हैं। इस तरह से कोलाइड्स के भी पार्टिकल इस तरह से, क्रिस्टलॉइड के तो निकलेंगे, साथ ही साथ आपके कोलाइड के पार्टिकल भी निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं इसमें बेटा क्या करते हैं कि सिलिका जेल जो है इस तरह से इस फिल्टर पेपर पे लगा देते हैं, जिससे ये पोर के साइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जब ये पोर के साइज को रिड्यूस करेगा तो फिर देखिए क्या होता है, पोर के साइज को इस तरह से ये रिड्यूस कर देगा। फिल्टर पेपर पे क्या लगा दिया है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल लगाने से क्या होता है कि इसके फिल्टर पेपर के जो पोर के जो साइज होते हैं वो साइज इस तरह से हो जाते हैं रिड्यूस।
अब इसके बाद यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन को लाते हैं, और जब कोलाइडल सॉल्यूशन को लाएंगे तो प्रेशर से, एक प्रेशर के ज़रिए, ऐसे देखें यहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है इस तरह का, एक सेकेंड, ऐसे देखिएगा, ये एक पिस्टल होती है इसके अंदर, इस तरह की पिस्टल, और ऊपर ये कोलाइडल सॉल्यूशन इस तरह से डाल देते हैं। दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको, येलो, यस। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहे कोलाइडल पार्टिकल, ये रहे कोलाइडल पार्टिकल, और साथ ही साथ इसमें ये रहे आपके क्रिस्टलॉइड्स, छोटे छोटे वाले क्रिस्टलॉइड्स। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो क्रिस्टलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं इन होल से बाहर निकल जाते हैं, एक प्रेशर ऊपर क्रिएट करते हैं, इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर। तो इससे क्या होता है कि जो क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं इन होल से बाहर निकल जाते हैं, और कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो इनमें चिपक जाते हैं, इस तरह से इन होल्स के अंदर इस तरह से चिपक जाते हैं। फिर इस पेपर को बाहर निकाल लेते हैं। जब पेपर को बाहर निकालेंगे तो कोलॉइड्स के पार्टिकल आपको मिल जाएंगे, और क्रिस्टलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन का एक अच्छा सा मेथड था। तो इस मेथड को नाम दिया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखिएगा एक बार। This is the process of separating the particle of the colloid from those of crystalloids. तो it is obtained by treating ordinary filter paper with colloidal or gelatin solution to narrow down the pores suitable. ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है वही, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। जैसे ये लगा हुआ है पेपर, इससे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये वाले जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल है, इन होल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं इन होल में ही चिपक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, और फिर इस तरह से मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लिया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये था प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें हमने 3 आपको प्योरीफिकेशन मेथड बताए, एक तो डायलिसिस, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस, और दूसरा बताया आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी आपकी है टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है इसको देखिएगा। देखिए बेटा, जो टिंडल इफेक्ट होता है, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं एक फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो आसमान है ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो उसकी एक वजह है, उसका एक रीजन है, और वो रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी जो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो इनकमिंग लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। देखिए इधर, यानी ये जो पार्टिकल है, जो लाइट आ रही है आपकी, उस लाइट को ये इस तरह से स्कैटर्ड कर देता है, और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें उसका एक डिफरेंट कलर दिखाई देता है लाइट का, क्योंकि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, और जो लाइट स्कैटर्ड होकर निकल रही है, जो वापस जा रही है स्कैटर्ड होकर, उसकी भी वेवलेंथ कुछ और होगी। तो वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से
वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से इनकी इनकी जो कलर हैं वो हमको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। चलिए, तो इतना समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर हम लाइट को इस तरह देखिएगा, अगर हम लाइट को ट्रू सोल्यूशन से पास करें, ये रहा ट्रू सोल्यूशन। अगर ट्रू सोल्यूशन से ये लाइट है यहाँ पर ये पास की जा रही है, ट्रू सोल्यूशन से अगर पास करें तो हमें एक लाइट का जो पाथ है वो ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखाई देगा। उसकी वजह है ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटे साइज की वजह से ये लाइट को स्केटर्ड नहीं कर पाते हैं। अब जब लाइट को ये स्केटर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें वहां पर लाइट का पाथ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम लोग बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है, जिससे क्या करता है कि ये जो इनकमिंग लाइट है इसको कर देता है स्केटर्ड, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एक कलर दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। इसमें भी देख सकते हैं आप सेम, ये ट्रू सॉल्यूशन जिसमें लाइट की कोई आपको पाथ नहीं दिख रहा है, और ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें आपको लाइट का ये पाथ दिखाई दे रहा है। सेम हेयर, लाइट इसमें पास की तो यहाँ पर आपको कोई पाथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पास करेंगे तो ये जो पार्टिकल है इस लाइट को इस तरह से स्केटर्ड कर देता है। तो आखिरी ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है इसको देख लें। इट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, Zygmundi used Tyndall effect to set up an apparatus known as ultra microscope. The color of colloidal solution depends on the wavelength of the light scattered by the dispersed particle. The color of colloidal solution also depends on size and nature of dispersed phase particle. देखिए, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम साइड से देखेंगे तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको सामने से देखें तो ये हमें इस तरह से रेड कलर का दिखाई देता है। तो जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ और जो स्केटर्ड होके जा रही है उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन हमें अलग अलग कलर में दिखाई देता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन क्या होती है, एक बार इसको समझें। यहाँ पर देखिए, इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल है इस तरह से एक जिग जैग मोशन इस तरह का करते रहते हैं, इस तरह से जिग जैग मोशन इस तरह का करते रहते हैं। तो इस मोशन का, इस मोमेंट की एक वजह है। तो वजह क्या होती है कि जब हमारा कोलाइडल पार्टिकल जब डिस्पर्जन मीडियम में जाता है तो डिस्पर्जन मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा होकर अपनी काइनेटिक एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये इस तरह से इसके बाद ये सॉल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल मूव करने लगता है, तो जिग जैग मोशन करने लगता है। तो इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, डिस्कवर्ड बाय ब्राउनियन, सो आल्सो कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो दिस जिग जैग मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द colloids but depends on the size of the particle and viscosity of the solution. अगर सॉल्यूशन में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी
तो जाहिर सी बात है ये मोशन कम होगा। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी ये कहलाती है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर डिस्पर्ज फेस के पार्टिकल को रिपेल कर देते हैं, जिससे कि एक जिग जैग मोशन क्रिएट हो जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। व्हेन ए कोलाइडल सॉल्यूशन वाज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, द कोलाइडल पार्टिकल अंडरगो random rotation random motion in all direction over a large area. This motion of dispersed phase particle is called Brownian motion. जैसे कि अभी आपको बताया गया, सेम वैसा ही सब कुछ है। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी वही है जो अभी हम लोग देख रहे थे ब्राउनियन मोशन में। तो ब्राउनियन मोशन में ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको ये बताया जाएगा कि कोलाइडल पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सभी कोलाइडल पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यही पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इसी रिपल्शन की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल बना रहता है। इसी से डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं, जो सोलूट पार्टिकल होते हैं, वो सॉल्यूशन में डिस्पर्स बने रहते हैं। तो all particle in a given dispersion carry same charge, either positive or negative. So particle repel each other and do not come close together to form large particle that will precipitate out. This is the reason behind the stability of colloids. तो इसकी वजह है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या होता है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पर आखिर चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आता कैसे है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपका इस सिल्वर नाइट्रेट है ये, तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा, जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनके जो रेशियो है वो फिक्स होता है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पर, ये सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है। तो सोडियम आयोडाइड वो एक्सेस में रहता है और ये सिल्वर नाइट्रेट आपका कम रहता है। तो जो हमारा तो बनेगा क्या, AgI बन गया, यानी यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से Ag और NaI से I जो है रिएक्ट किया तो AgI बन गया। तो AgI का पार्टिकल बना। तो AgI का जो पार्टिकल है अपने कॉमन पार्टिकल को ये AgI का जो पार्टिकल है अपने कॉमन पार्टिकल को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करता है। तो इसका कॉमन पार्टिकल क्या होगा AgI का, एक तो Ag हो सकता है और एक I हो सकता है। Ag हो सकता है और I हो सकता है। तो Ag तो भाई सारा का सारा खत्म हो गया, क्योंकि ये लेस अमाउंट में रहता है। तो जाहिर सी बात है एक्सेस में क्या है आपका NaI, यानी I आपको यहाँ पर एक्सेस में मिल जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये अपने कॉमन पार्टिकल I को अपनी सरफेस पे इस तरह से एडजॉर्ब करने लगता है। ये देखिएगा, I नेगेटिव को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करने लगता है, जिससे कि ये पार्टिकल हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसे कोलाइड्स कहलाते हैं नेगेटिव कोलाइड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर जाहिर सी बात है इस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में जो डिस्पर्जन मीडियम है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। आई होप क्लियर हुआ है इतना। द प्रॉपर्टी ऑफ AgI कैरी नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रीफरेंशियली
या प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयंस ऑन देयर सरफेस। चलिए एक और यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिएगा अब उल्टा किया है हमने, NaI को कम लिया है और AgNO3 को ज़्यादा लिया है, तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो AgI पार्टिकल ही बनाएंगे, लेकिन AgI इस बार अपने कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉमन आयन इसका एक तो Ag है और एक क्या है, I है। तो यहाँ पर जो है I आपका ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, तो लेकिन एक्सेस में क्या है, AgNO3, तो Ag अभी बचा रहेगा। तो Ag को ये अपनी सरफेस पे इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस पार्टिकल पर, AgI के पार्टिकल पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और ये बन जाता है पॉजिटिव कोलाइड। और जो बचा हुआ NO3 है, ये NO3 जो होता है वो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम फॉर्म कर देता है, जिससे कि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो लेक्चर को इधर उधर आप घुमाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।